हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। और एक वीडियो आपका हुआ था करेंट अफेयर का, वो भी आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, क्योंकि करेंट अफेयर भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। और ये सामान्य अध्ययन, आज जितने भी प्रश्न हैं ये सभी संभावित प्रश्न है, आपको एग्जाम में पूछे जाने की 100% संभावना है। और इसका पूरा निचोड़ हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं ना, हर एक प्रश्नों का यहाँ पर हम लोग निचोड़ देखेंगे। और उससे बहुत सारे प्रश्न आपको निकल करके आएगा। मैं बताते चलूँगा कौन कौन से सवाल किस प्रकार से पूछे जा सकता है आपको, और किस प्रकार से पूछा जाता है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक आपको शेयर कर दिया जाता है। तो अगर आप लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप जुड़ जाइएगा। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सीटेट की भी तैयारी करवाई जा रही है। तो आपके जो भी दोस्त हों, सगे संबंधी हों, तो उनको सीटेट का एडमिशन अभी चल रहा है। सीटेट का जो क्लास होगा दोस्तों, वो आपको टीचमेंट ऐप पर क्लास लिया जाएगा। तो जिनको भी अगर एडमिशन लेना है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। चलिए हम लोग आज का पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए, कल जो लास्ट प्रश्न हम लोग देखे थे कि चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो ये कल का लास्ट सवाल था। और इनको जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये भौतिकी के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में इनको दिया गया था। रमन प्रभाव के खोज के लिए दिया गया था। और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि इन्हीं के खोज करने पर मनाया जाता है विज्ञान दिवस। रमन प्रभाव की खोज के लिए इनको दिया गया था भौतिकी का नोबेल प्राइज, चंद्रशेखर वेंकट रमन को। ठीक है। और इसका जो खोज किया गया था उसका जो तिथि था आपका 28 फरवरी। ठीक है, तिथि था आपका 28 फरवरी 1930 ईस्वी को। और इसीलिए हम लोग 28 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो विज्ञान दिवस भी आप याद रखिएगा। दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर के भेंट किया था। जी हाँ, तो वो अंग्रेज कौन था जो जहांगीर के दरबार में आया था दोस्तों। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बगल में जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, और ऊपर में घंटी जो बज रहा है उसको बजा दीजिए, क्योंकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर प्रश्न कर रहा था कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आया था, तो वो था सर टॉमस रो। जी हाँ, सर टॉमस रो ही आया था जहांगीर के दरबार में दोस्तों। और जो सर टॉमस रो था, ये जेम्स प्रथम का राजदूत था, है ना। जो इंग्लैंड का सम्राट था जेम्स प्रथम। ठीक है, इंग्लैंड का उस समय सम्राट था जेम्स प्रथम, और उसी का ये कौन था, राजदूत था। और वो भारत आया था किसके दरबार में, तो जहांगीर के दरबार में। कब आया था, तो 1615 ईस्वी में ये भारत आया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर। प्रश्न है कि ली कार्बूजियर कौन था। एक वास्तुशिल्प था, चित्रकार था, संगीतकार था, या खोजकर्ता था। देखिए, जितने लोग हैं तो आप लोग अपना अपना कमेंट भी नीचे कर दीजिएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। आप एक कमेंट भी करते चलिएगा कि आखिर इसका कौन सा आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। देखिए, कमेंट करने से ना आपको फ़ायदा आप ही को है, क्योंकि आपको याद हो जाएगा। ठीक है। अगर गलती होगा तो आपके दिमाग पे थोड़ा सा जोड़ पड़ेगा, अच्छा इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए, तो ली कार्बूजियर जो था दोस्तों, एक वास्तुशिल्पी था। वास्तुशिल्पी था। ये कहाँ का था, तो ये फ्रांसीसी था आपका। ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ था, तो ये फ्रांसीसी था वास्तुशिल्प। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है 1971 में आपको पता है कि बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, है ना। बांग्लादेश पहले जो था वो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था, क्योंकि पाकिस्तान का यही अंग था। तो 1971 में ये आज़ाद हुआ। और क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के युद्ध में पूर्वी कमान के भारतीय सेना के गोलनिक सेना नायक कौन थे। तो गोलनिक सेना नायक कौन थे उस समय भारतीय सेना के पूर्वी कमान का पूछ रहा है। तो ये जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बताइए। ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों जगजीत सिंह अरोड़ा। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जगजीत सिंह अरोड़ा, पूर्वी कमान के ये सेना नायक थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो गया। और देखिए, उस समय जब 1971 में आपका लड़ाई हुआ था आपका पाकिस्तान से, तो उस समय जब भारत के थल सेना कौन थे, ये आपको पूछा जाता है कि उस समय भारत के थल सेनापति, ठीक है, थल सेना थल सेनापति कौन थे। तो थल सेनापति आप याद रखिएगा,
जनरल मानेकशॉ थे। ठीक है, सैम मानेकशॉ, जनरल मानेकशॉ, है ना, ये आपको याद रखिएगा, मानेकशॉ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम। आपका 54 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है। जी हाँ, सिगरेट लाइटर बहुत लोग जलाते हैं सिगरेट पीने के लिए, तो वो जो लाइटर होता है उसमें कौन सी गैस होती है, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडॉन, क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मीथेन गैस निकलती है आपका। ठीक है, धान के खेत से भी मीथेन ही निकलता है ना, याद रखिएगा, मीथेन गैस निकलती है सिगरेट लाइटर से। आंसर हो जाएगा 54 का बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 कह रहा है कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा मेसोनरी बांध निम्न में से कौन सा है। सबसे ऊंचा, है ना, दुनिया का, भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा है दोस्तों। तो और मेसोनरी बांध जो है वो आपका है आंसर नंबर ए, यानी कि भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, भाखड़ा नांगल जो बांध है ये किस नदी पर है, जल्दी से बताइए, सतलज नदी पर है। ठीक है, सतलुज भी कहा जाता है, सतलज भी लिखा जाता है कहीं कहीं, तो ध्यान रखिएगा ना, दोनों में एक ही चीज़ है, गड़बड़ नहीं है। तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा नांगल बांध, और ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है कि जो नदी घाटी परियोजना बनाया जाता है, नदी के ऊपर जो बांध बनाया जाता है ना, ये बहुत सारे उद्देश्य के लिए बनाया जाता है। ठीक है, एक तो नहर निकलेगा इससे, पर्यटक के लिए ये हो जाएगा, मछली पालन हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ों के लिए बनाया जाता है ना, इससे फ़ायदा होता है, इसीलिए इसको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है। देखिए, जो भाखड़ा नांगल जो बांध बना था, इससे किस किस राज्यों को फ़ायदा हुआ है, तो इससे तो आपको किसको फ़ायदा हुआ है, तो एक तो पंजाब हो जाएगा, पंजाब को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है कृषि करने में। हरियाणा को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के अलावा आपका राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान का जो आपका इंदिरा गांधी जो नहर है, इसी का देन है दोस्तों, सतलज नदी का ही देन है कि आज राजस्थान क्या है, पूरा हरा भरा धीरे धीरे होते जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, भाखड़ा नांगल बांध। देखिए, यह परियोजना जो कब पूर्ण हुआ था ये भी याद रखिएगा, तो 1963 ईस्वी में ये परियोजना को पूरा कर लिया गया था। कि कौन सी परियोजना, तो भाखड़ा नांगल बांध परियोजना 1963 में। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 741 मीटर इसकी ऊंचाई है आपकी। कितनी ऊंचाई है, 741। ठीक, चलिए अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे। चैतन्य महाप्रभु जो थे ये किस संप्रदाय से थे, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके। तो 56 का हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी कि गौड़ीय संप्रदाय से थे। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से, और ये वैष्णव धर्म के भक्ति थे, है ना, वैष्णव धर्म से संबंधित आपका, और इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी थी, इसीलिए कहा जाता है कि ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। देखिए, चैतन्य महाप्रभु को एक चीज़ और याद रखिएगा कि इनको भक्ति आंदोलन का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किनको कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रिकेट्स एक बीमारी है। जी हाँ, रिकेट्स जो एक बीमारी है दोस्तों, ये किस में होती है, तो मांसपेशी की बीमारी है, हड्डी की है, या खून की है, या टिश्यू उत्तकों की है। तो ये जो रिकेट्स बीमारी है ये हड्डी की बीमारी है, रिकेट्स जो बीमारी है ये टिश्यू उत्तकों की बीमारी है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका 57 का डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर की, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का क्या नाम है दोस्तों। सूर्य की सबसे बाहरी सतह जो है उसका नाम क्या है, तो सूर्य के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए कि सूर्य की जो सबसे बाहरी सतह है उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहा जाता है। और प्रकाश मंडल का जो टेम्परेचर होता है, ये बार बार पूछा जाता है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग है ना, ये मान लीजिए सूर्य है, तो इसका जो केंद्रीय भाग है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्रोड कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं, है ना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोड का तापमान कितना होता है, तो क्रोड का अगर तापमान पूछ लिया जाए तो 1.5 गुने 10 के पावर 7। ठीक है, 1.5 गुने 10 के पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर होता है इसके केंद्र का, और इसके बाहरी जो परत है इसका होता है आपका 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों आप पूछा जाता है, केंद्र वाला भी और बाहर वाला भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 59।
कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह, जी हाँ, सौर जो मंडल है, सौर मंडल में टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका सन, है ना। सौर मंडल का मुखिया कौन है, तो सूर्य है। सूर्य के चारों ओर जितने भी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह जो हैं, सभी इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो सन जो है, इसके जो सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो है बुध, उसके बाद है आपका शुक्र, उसके बाद है मंगल, फिर है आपका बुध शुक्र के बाद पृथ्वी है दोस्तों, है ना। बुध शुक्र के बाद आपका पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण हो गया। तो ये चार टोटल कितने ग्रहों की संख्या हो गया, तो टोटल ये 8 ग्रह हो गया। ये क्रम से आप याद रखिएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। ये जो 4 ग्रह है, चारों ग्रह को, इधर वाले ग्रह को कहा जाता है इनर प्लेनेट और इधर वाले को कहा जाता है आउटर प्लेनेट, यानी कि बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। और मंगल, बृहस्पति के जो बाएं साइड है उसको कहा जाता है आंतरिक, और बृहस्पति के जो दाएं साइड है उसको कहा जाता है बाह्य ग्रह, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है आपको कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा जो ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध, यही जो ग्रह है सबसे छोटा ग्रह है। बुध का दोस्तों एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ये भी याद रखिएगा। बुध और एक हो गया आपका शुक्र, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और बुध जो है सबसे नज़दीक का भी ग्रह है सूर्य का, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न चलते हैं हम 60 नंबर प्रश्न है कि सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात यानी कि बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो 1211 में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना था, तो वो बना था आपका इल्तुतमिश। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही कल बताए थे आपको कि कुतुब मीनार जो दिल्ली में है उसका आधारशिला रखा था, और ये एक तल्ला बना करके क्या हो गया, ये मर गया। बाद में इसको इल्तुतमिश पूरा करवाया था, ठीक है, जो कुतुब मीनार है आपका दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 60 का आंसर नंबर डी, ठीक है। चलिए, इल्तुतमिश जो था, अजमेर का जो मस्जिद है उसका भी निर्माण इल्तुतमिश ही किया था, तो ये भी याद रखिएगा, अजमेर का मस्जिद का निर्माण कौन किया, तो इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 नंबर की वर्साय की संधि ने समाप्त किया था। देखिए वर्साय की संधि कब हुई थी, तो वर्साय की जो संधि हुई थी, ये प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था आपका 1914 से लेकर के 18 के बीच में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध 18 में समाप्त हुआ, और समाप्त होने के बाद ये वर्साय की संधि हुआ था आपका 1919 ईस्वी में, और वर्साय की संधि के तहत ही आपका जो प्रथम विश्व युद्ध था वो समाप्त हुआ था आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध वर्साय की संधि के तहत ही समाप्त हुआ था। देखिए वर्साय की संधि जो हुआ था ना, इसमें जर्मनी का जो बहुत बड़ा जो हिस्सा था वो आपको देना पड़ा था, आपको कर्ज के रूप में, मतलब कि जो भी कहिए, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के बीच में हुआ था, तो उसमें जो आपको जर्मनी को बहुत सारे अपनी ज़मीन को देना पड़ गया था वर्साय की संधि के तहत, क्योंकि उसमें यही कहा गया था कि जर्मनी की वजह से ही ये युद्ध हुआ है, और बहुत ज़्यादा जो जान माल की जितनी क्षति हुई है वो जर्मनी का ही सारा इसमें योगदान था, इसके वजह से इस पर इतना ज़्यादा थोपा गया था आपको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 नंबर, कह रहा है कि लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है लोकटक झील के बारे में। देखिए लोकटक झील जो है आपका, ये हो जाएगा आपका मणिपुर में है, ठीक है। कहाँ है, तो लोकटक झील है आपको मणिपुर में, और इसको तैरते हुए वनस्पति और मिट्टी से बने हुए दीपों के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है। तो लोकटक झील हो जाएगा आपको मणिपुर। देखिए एक पूछा जाता है दोस्तों केबुल लामजाओ, तो ये भी याद रखिएगा, केबुल लामजाओ जो है ये भी आपको मणिपुर में ही है। तैरता हुआ आपका राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ, ये तैरता हुआ उद्यान है आपका, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भारत में कहाँ है और उसका क्या नाम है, तो है कहाँ, तो मणिपुर में, और उसका नाम क्या है, तो केबुल लामजाओ, ठीक है। कल देखिए हम एक सवाल पूछे थे कि जो आपका अरावली पर्वत है ना, जो अरावली पर्वत है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या था, तो गुरु शिखर नाम था आपका, ठीक है। क्या नाम था, गुरु शिखर इसका नाम है सबसे ऊंची चोटी का। और गुरु शिखर की ऊंचाई कल हम पूछे थे कि कितनी है, तो अभी तक तो कोई स्टूडेंट लगता है नहीं बताया, मतलब किसी को लगता है नहीं पता है, मैं आज बता ही देता हूँ। तो इसकी जो ऊंचाई है 1722 मीटर है, क्योंकि हमें थोड़ा सा याद आ गया
तो इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों 1722 मीटर है और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। और तो क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है आपका। आपको ये एक सवाल का जवाब देना है कि जो मोर है ये और किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है, तो मोर जो है ये और एक किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? सभी लोग कमेंट करके बताइए। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों, मोर जो है एक म्यांमार का। ठीक है, मोर किसका है? तो म्यांमार, है ना, म्यांमार का। इधर है आपका म्यांमार, ठीक है, इधर है म्यांमार। तो म्यांमार का भी ये राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर ही है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, ये आप ध्यान रखना है। तो 26 जनवरी 1963 को इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में इसको घोषित किया गया था। ठीक, चलिए, अब मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? देखिए, वैज्ञानिक नाम इसका होता है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, पावो क्रिस्टेटस। बोले ना, इसका निचोड़ करेंगे जब तक नहीं तब तक, तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, बने रहिए बस एक बार, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, अगला प्रश्न है आपका 64 नंबर की, कंप्यूटर मेमोरी को लोड करना एक उदाहरण है। कंप्यूटर जो मेमोरी इसको लोड करना किसका उदाहरण है? तो इस किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका यूटिलिटी प्रोग्राम का ये उदाहरण है आपका। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों आपका 65 नंबर, कह रहा है कि जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ होते प्रतीत होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, कंप्यूटर में एक साथ तो बहुत सारा वर्क होते रहता है आपको, तो उसको कहा क्या जाता है? करते तो हैं काम आप कंप्यूटर पे, है ना, है ना, तो उसको कहा क्या जाता है? तो उसको कहा जाता है टाइम शेयरिंग। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग। आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न है आपका 66 नंबर, कह रहा है कि अभी भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छपने वाला सवाल है, 100% ये छपेगा एग्जाम में। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? तो वर्तमान में अभी 6 राज्य में है। वर्तमान में कितने राज्यों में विधानमंडल है दोस्तों? तो विधानमंडल कहिए या फिर विधान परिषद कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, विधानमंडल कहिए या फिर इसी को कर सकते हैं हम विधान परिषद। ठीक है, तो अभी टोटल 6 राज्यों में है भारत में, और कौन कौन राज्य में है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर इसको नोट कर लीजिए। एक तो अपना बिहार है, ठीक है, एक तो अपना मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो अपना बिहार हो गया, ठीक है, बिहार के बाद दूसरा हो गया यूपी, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया? तीसरा मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, महाराष्ट्र हो गया। चौथा हो गया आपका तेलंगाना, ठीक है, TL हो गया तेलंगाना, और पांचवा हो गया आपका कर्नाटक, और छठा हो गया आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये टोटल 6 राज्य में अभी कहाँ क्या है? द्विसदनात्मक। मतलब द्विसदनात्मक के मतलब क्या हुआ? वहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद कहिए या फिर विधानमंडल कहिए, दोनों सेम चीज़ है। तो ये टोटल कितने राज्यों में है? वर्तमान में 6 राज्यों में है। ये 6 राज्य आप ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, पहले जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन जम्मू कश्मीर तो अब बट गया ना, तो जम्मू कश्मीर अब बट गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बन जाने की वजह से वहाँ खत्म हो गया। तब टोटल 6 ही है। अगला है कि 1906 ईस्वी में राजनैतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था दोस्तों? देखिए, मुस्लिम लीग का गठन हुआ था आपका 1906 ईस्वी में, और मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो हुआ था ढाका में। ठीक है, मुस्लिम लीग का जब गठन हुआ था 1906 ईस्वी में ढाका में, तब मतलब किसके नेतृत्व में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा जाता था। देखिए, उस समय ढाका के नवाब थे सलीउल्लाह। ठीक है, कौन 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 थे? सलीउल्लाह एवं आगा खां। तो सलीउल्लाह, ठीक है, सलीम उल्लाह, सली नहीं सलीम उल्लाह, ठीक है, सलीम उल्लाह एवं आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, आगा खां के नेतृत्व में हुआ था आपका मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में। और 1905 में क्या हुआ था आपका? बंगाल का विभाजन, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि सातवाहन राज्य में गोदावरी तट पर एक बड़ा नगर बसा हुआ था। देखिए, सातवाहन राज्य, सातवाहन जो है दोस्तों, सातवाहन की राजधानी पूछा जाता है आपको बार बार कि सातवाहन की राजधानी कहाँ है, तो लिख लीजिएगा प्रतिष्ठान। ठीक है, जो सातवाहन ये राज्य है इसकी राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी, और ये गोदावरी नदी के उत्तरी तट पर स्थित था। मान लिया जाए, देखिए ये गोदावरी नदी बह रही है ना, ये गोदावरी बह रही है, तो इसके उत्तरी तट पर था। उत्तर ऊपर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, तो उत्तरी तट पर ये आपका बसा हुआ था। क्या? तो ये सातवाहन राज्य। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक बड़ा नगर था सातवाहन राज्य में गोदावरी नदी पर एक बड़ा नगर था, वो कौन था?
तो वो था आपका क्या हो जाएगा 68 का ए नंबर हो जाएगा आपका, है ना। प्रतिष्ठान था, अभी आपको बता दी इसकी राजधानी प्रतिष्ठान, तो यहीं पर था आपका प्रतिष्ठान। ठीक, चलिए देखिए सातवाहन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो सातवाहन की जो स्थापना हुआ था ये 60 ईस्वी पूर्व में हुआ था, 60 BC में हुआ था। ठीक है, किसके द्वारा हुआ था, तो राजा सिमुक के द्वारा, राजा सिमुक, राजा सिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं कि ताजमहल के निर्माण में भारत और किस देश के विशेषज्ञों का सहयोग है। जी हाँ, जो ताजमहल है आगरा में है, तो इसको निर्माण होने में बहुत साल लग गया था, और इसमें जो निर्माण किया गया था इसमें भारत और मतलब कहाँ के जो मिस्त्री होते थे, इंजीनियर थे, मतलब कहाँ कहाँ के लोग इसमें लगे थे, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा आपका पर्सिया यानी कि अरब। देखिए भारत ईरान, यहाँ पे अगर ईरान रहता आपका ऑप्शन में तो आप ईरान भी मार सकते थे, इराक नहीं है, मिस्र भी नहीं है, चीन भी नहीं है, तो ईरान को आप पर्सिया या अरब आप मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अरब देश ही है आपका ईरान, तो ईरान के भी यहाँ पर मिस्त्री विशेषज्ञ लोग करके आकर के काम किए थे ताजमहल में। ठीक है, एक तो भारत के लोग थे ही और ईरान से भी लोग आए थे, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका आइजोल कहाँ की राजधानी। देखिए जी हाँ, राजधानी भी आपको पूछ लिया जाता है। आइजोल कहाँ की राजधानी है, तो आप जितने भी 28 राज्य है वर्तमान में, तो इसको आप याद रखिएगा, है ना। तो आइजोल जो है दोस्तों ये आपका है मिजोरम की राजधानी, आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि लक्षद्वीप की राजधानी है कहाँ, तो याद रखिएगा कवारती। ठीक है, नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड को तो सबको पता है कि कोहिमा है आपका, है ना, कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है। जी हाँ, थर्ड वर्ल्ड का मतलब किसका उपयोग किया जाता है। थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है दोस्तों विकासशील देश। ठीक है, विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड का उपयोग किया जाता है। भारत कैसा देश है, तो भारत एक विकासशील देश है ना। लेकिन अमेरिका कैसा देश है, तो अमेरिका एक विकसित देश है दोस्तों। तो अमेरिका को हम थर्ड वर्ल्ड नहीं कह सकते, अमेरिका को हम क्या कह सकते हैं, पूंजीवादी देश कह सकते हैं। ठीक है, और उसको प्रथम दुनिया का देश भी कहा जाता है, जैसे अमेरिका हो गया, पश्चिमी यूरोप के जितने भी देश हैं आपका, है ना, यूरोपीय जितने भी कंट्री सभी विकसित कंट्री है, तो उसको हम प्रथम दुनिया का देश कहा जाता है, उसको पूंजीवादी देश कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 72 नंबर का रहा है कि रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है। देखिए रेशम का जो कीड़ा पाला जाता है इसको क्या कहते हैं, ये एक प्रश्न फिक्स है कि आपको पूछा जाएगा, है ना। एक तो एपी कल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीपीसी कल्चर और सेरी कल्चर, इससे एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो रेशम का जो कीड़ा है इस पालन को क्या कहा जाता है, तो इस पालन को कहा जाता है आपको सेरी कल्चर। ठीक है, क्या कहते हैं, सेरी कल्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेरी कल्चर आप याद रखिएगा जो आपको पूछा जाता है। चलिए पीसी कल्चर किससे संबंधित है, बताइए तो दोस्तों। पीसी कल्चर जो आपका, इसका तो आंसर हो गया आपका सेरी कल्चर। पीसी कल्चर जो है ये आपको मत्स्य से संबंधित है ना। मत्स्य मतलब क्या होता है, मछली। ठीक है, तो मछली उत्पादन से संबंधित है आपका पीसी कल्चर। ठीक है, मत्स्य। और एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो एपी कल्चर जल्दी से बताइए, तो मधुमक्खी पालन से, है ना। एपी कल्चर क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन से हो गया एपी कल्चर। और हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, सभी लोग कमेंट करके जल्दी बताइए इसे, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है। चलिए हम आगे चलते हैं अगला सवाल पर, तब तक आप अपना कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो नदी है जो गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये छपने वाला प्रश्न है, फिगर वाला प्रश्न है। कौन सी नदी गंगा नदी में कह रहा है दोस्तों। देखिए गंगा के बीचों बीच मान लीजिए ये क्या है आपका, बिहार है। मान लीजिए बिहार है, बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी हम बहा दिए, तो गंगा नदी बह रही है ना। बिहार के बीचों बीच से कौन सी नदी बहती है, तो गंगा नदी बहती है। गंगा नदी में बहुत सारी नदियाँ आकर के मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि बाईं ओर से गंगा नदी किधर से किधर बह रही है दोस्तों, तो गंगा नदी इधर से इधर बह रही है बिहार में। ठीक है, इधर से इधर की ओर बह रही है। तो बाईं ओर का मतलब क्या हो जाएगा, जब इधर नदी बह रही है तो बाईं ओर ऊपर वाला होगा आपका, है ना। बाईं क्या होगा, ऊपर वाला होगा, नीचे क्या होगा, दाईं होगा। नीचे क्या होगा, नीचे से जो नदी आएगी उसको दाईं ओर से कहेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि बाईं ओर से आकर के नहीं मिलती है, तो बाईं ओर से ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। तो गोमती है, गंडक है, कोसी है और सोन है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए। 73 का क्या होगा, 73 का देखिए जो गोमती नदी है ये भी आपको बाईं ओर से आती है। गंडक जो है ये भी आपको बाईं ओर से आती है।
कोसी जो है दोस्तों ये तो फिक्स है ना, कोसी तो आपको आता है, भारी उत्पात मचाता है उत्तरी बिहार में, तो ये भी बाईं ओर से आती है। लेकिन जो आपकी सोन नदी है ना, सोन नदी ये बाईं ओर से नहीं, ये दाईं ओर से जा करके गंगा में मिलती है आपको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर नंबर डी होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए सोन नदी पूछ सकता है आपको, और भी कर्मनासा नदी है, सोन नदी है, ठीक है, फल्गु नदी है, तो पुनपुन नदी है, ये सब सभी दाईं ओर से जाती है। लेकिन गंडक नदी, बूढ़ी गंडक है ना, कमला, कोसी, बागमती, सोन, ब्रह्मपुत्र नहीं सॉरी, महानंदा, ये सब नदियाँ कहाँ से आती है, तो सब बाईं ओर से आती है, बाकी नदियाँ दाईं ओर से जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था फिगर से, ये आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका 74 नंबर का, रहा है कि मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। जी हाँ, मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है, तो मेटूर बांध हो जाएगा आपका आंसर नंबर कावेरी नदी पर। देखिए कावेरी नदी, अब कावेरी नदी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें, इसका आंसर क्या हो गया, कावेरी। देखिए कावेरी नदी जो है ये बहती निकलती है आपको कर्नाटक से, मान लीजिए अब ये क्या है, कर्नाटक है, कर्नाटक तो यहीं पे है ना। चलिए, कर्नाटक से निकली ये नदी और ये आकर के गिर गई कहाँ पड़ी, बंगाल की खाड़ी में आपको। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कावेरी नदी जो निकलती है कुर्ग या फिर ब्रह्मगिरी से निकलती है। ठीक है, ब्रह्मगिरी या फिर कुर्ग इसी को कहा जाता है, यहीं पर कुर्ग है या फिर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, वहीं से निकलती है आपको कावेरी नदी। और ये आपको तमिलनाडु होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि मेटूर बांध है। देखिए मेटूर बांध जो है कावेरी नदी पर ही बनाई गई है। एक और बांध है, मेटूर बांध के अलावे भी एक और बांध है, वो भी आपको कावेरी नदी पे ही बनाई गई, मेटूर बांध और कृष्णराज सागर बांध है। एक पूछा जाता है कृष्ण, याद रखिएगा, कृष्ण राज सागर बांध किस नदी पर है, कृष्णराज सागर बांध जो किस नदी पर है, तो ये भी है आपका किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर ही है। मेटूर बांध भी कावेरी नदी पर। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी से। कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। सब याद रखना है, ये टू जेड चीज़ मेरे साथ पढ़िएगा तो आपको निचोड़ मिलेगा। आपको कह रहा है कि तमिल साहित्य सिलप्पाधिकारम के रचयिता कौन है, बताइए। तमिल साहित्य है सिलप्पाधिकारम, इसके रचयिता कौन है, तो इसके जो रचयिता हैं वो हो जाएंगे आपको एलांगो। कौन है, तो एलांगो इसके रचयिता हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बुक, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ग्रीनविच किस देश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीनविच, ग्रीनविच किस देश में है, तो आपको बता दें ग्रीनविच जो है आपका यूके में है। ठीक है, कहाँ है, यूके में है आपका ग्रीनविच। देखिए ग्रीनविच, अब इसको समझिए, ये है आपका ग्लोब, क्या है, ग्लोब है। और ये मैं क्या खींच रहा हूँ ग्लोब के ऊपर, देशांतर रेखा। ग्लोब के ऊपर आप देखिएगा नॉर्थ से लेकर के साउथ में देशांतर रेखाएं खींची गई है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 360 है। ठीक है, तो जो ये ग्रीनविच है दोस्तों, ये 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरी है इसी को ग्रीनविच भी कहा जाता है ना। 0 डिग्री देशांतर ये यूके से गुजरी है, यूके के लंदन में है ग्रीनविच, वहीं से आपको गुजरी है। ठीक है, ये 0 डिग्री भी आप याद रख सकते हैं। और 0 डिग्री के जो भी देश आपको ईस्ट में है, 0 डिग्री के जो भी देश ईस्ट में, इधर ईस्ट है और इधर क्या है, वेस्ट है। तो मान लिया जाए ये वाला जो लाइन है ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री के जो भी देश ईस्ट में है उसका समय में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। लेकिन 0 डिग्री के जो वेस्ट में है उसका समय क्या हो जाता है, घट जाता है। तो भारत कहाँ है 0 डिग्री के, तो भारत क्या है, ईस्ट में है। और कितना ईस्ट में है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में है भारत आपका। ठीक है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। और यही कारण है कि भारत जो है ग्रीनविच से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। आप पढ़ते हैं ना कि भारत जो है ग्रीनविच यानी कि लंदन से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। तो अभी लंदन में कितना समय हो रहा है, तो आप निकाल सकते हैं कि भारत में कितना समय हो रहा होगा। ठीक है, तो इसी से निकाला जाता है। ठीक है, कभी और इसके बारे में काफ़ी डिटेल से हम समझाएंगे। अगर एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़े हैं तो एनसीईआरटी बुक पढ़िए, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ जाइएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो ये ग्रीनविच याद रखिएगा कहाँ है, तो आपको यूके में है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। अगला है आपका 77 नंबर, कह रहा है प्रश्न कि रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। देखिए रेडियो तरंगों का परावर्तन करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं। देखिए टोटल परतों की संख्या कितनी है, वायुमंडल को अगर देखा जाए तो वायुमंडल में टोटल 5 परत है, 1 2 3 4 5। सबसे जो नीचे वाला परत है इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, याद रखिएगा। दूसरा जो परत है इसको कहते हैं समताप मंडल। तीसरा जो परत है इसको कहते हैं मध्य मंडल। चौथा जो परत है इसको कहते हैं आयन मंडल। और सबसे ऊपर वाला जो परत है इसको कहते हैं बहिर्मंडल। तो टोटल मंडलों की संख्या कितनी हो गई, तो 5 हो गई।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक प्रश्न तो फिक्स है, पूछेगा ही। तो क्षोभ मंडल में जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है वो कहाँ होती है? क्षोभ मंडल में, जैसे कि बादल गरजना, वर्षा होना, ओलावृष्टि होना, आंधी तूफान आना, सब कहाँ आता है? तो सब नीचे वाला मंडल में, क्षोभ मंडल में। उसके बाद कौन सा मंडल है? समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है? नाम ही है समताप, मतलब यहाँ तापमान क्या रहेगा? समान रहेगा। तो मतलब कि वायुयान कहाँ उड़ता है? तो वायुयान उड़ता है आपको समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे मध्य मंडल। तो दो ऊपर दो नीचे, तो ये मध्य ही है ना, तो याद रखिएगा मध्य मंडल कहाँ है? तो बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया मध्य मंडल। उसके बाद है आपका आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों? तो रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि रेडियो तरंगों का परावर्तन किस मंडल में होता है? तो वो हो जाएगा आपका आयन मंडल। आयन मंडल ऑप्शन में कौन से दिया गया है? तो आयन मंडल हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। और सबसे ऊपर वाले मंडल को क्या कहते हैं? बहिर्मंडल कहते हैं, ठीक। तो ये मंडल से सारा आपको कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 78 नंबर। वह चोल राजा जिसने गंगई कोंडन का कहा जाता है, गंगोई कोंडन उसको कहा जाता है, वो चोल राजा कौन है? देखिए, चोल में एक राजा जो था, काफ़ी फेमस राजा था, वो था आपका राजेंद्र प्रथम। कौन था? उसका नाम था आपका राजेंद्र प्रथम। और इसी को कहा जाता है दोस्तों गंगई कोंडन। देखिए, गंगई कोंडन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उपाधि धारण किया था, ठीक है। उपाधि धारण करने की वजह से इसको गंगई कोंडन कहा जाता है, ठीक है। और कोई बात नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 78 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। और ये सबसे प्रतापी राजा था आपको चोल वंश का, ठीक है। चोल वंश का सबसे मतलब कि मेन राजा कह सकते हैं, प्रतापी राजा कर सकते हैं, ये आपको था राजेंद्र प्रथम, ठीक। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। देखिए, प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, इसको जमने में सम्मिलित इसमें क्या क्या होता है? देखिए, जैसे ही हाथ टूटता है तो उसके ऊपर प्लास्टर किया जाता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो उसके जमने में क्या क्या इसमें शामिल होता है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, ये सीटेट से संबंधित है आपका। चलिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जमने में कौन सा सहायक होता है? बताइए क्या होगा? 79 का। 79 का हो जाएगा आपको निर्जलीकरण। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। प्रश्न नंबर है दोस्तों 80। कह रहा है कि कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? नहीं वाला प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नहीं आप लोग ध्यान नहीं देते हैं और मार के चलाते हैं, तो नहीं वाला ध्यान रखिएगा। तो कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, क्या होगा? तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। 80 का हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि इसके उच्च समान ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की आपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। स्वयं सुधार नहीं सकता, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा ना कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, ये पूछा गया था, तो अपने से थोड़ी सुधार लेगा भाई, अपने से नहीं सुधार सकता है, सुधारिएगा तो आप ही ना। आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर की। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने में होता है? जी हाँ, ऊंचाई नापने में किसका होता है? तो अल्टीमीटर का। अल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो ऊंचाई को मापने में। 81 का क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर। चलिए, आप लोग को कमेंट करके बताना है कि बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बैरोमीटर भी, है ना, हमेशा पूछा जाता है बैरोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा बैरोमीटर क्या मापा जाता है, बताइए जल्दी से, और नीचे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। कह रहा है कि कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लिया जाता है? जी हाँ, कैमरा जो होता है ना, उसका जो लेंस होता है, उसमें किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल, अवतल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का? तो 82 का हो जाएगा उत्तल, है ना, उत्तल लेंस होता है आपका कैमरा में, ठीक है। तो आपका 82 का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपका है 83 नंबर। कह रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है। देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक, ये तो आपका क्वेश्चन 1000 बार पूछा गया प्रश्न है। ये किधर लटकता है? तो उत्तर दक्षिण। कहाँ गया ऑप्शन? उत्तर दक्षिण, याद रखिएगा, ठीक है। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक है सदा ठहरता है, या उसकी दिशा क्या होती है? तो उत्तर दक्षिण, ठीक है। 83 हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। बहुत बार पूछा गया प्रश्न, सेम यही क्वेश्चन पूछेगा हमेशा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल जो है वो पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? अम्ल बताइए कौन सा वो अम्ल है। अरे भाई, तो नीचे शटर क्यों गिर जाते हो? ये जो अम्ल है, ये पेट के जीवाणु को नाश करता है, वो कौन सा अम्ल है? तो 84 का हो जाएगा HCl, ठीक है, वो है आपका HCl। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 85 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? जी हाँ, तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे होते हैं वो किस गैस का अवशोषण करते हैं? 35 का क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर नंबर ए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है आपका
86 नंबर प्रश्न है कि जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी हाँ, एक चल जो वस्तु है उसकी गति क्या कर दी गई है, दुगनी कर दी गई है। क्या कर दी गई है, दुगनी कर दी गई है। तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी या क्या होगी। तो उसकी गतिज ऊर्जा दोस्तों वो 3 गुनी बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। ठीक है, 3 गुनी बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है आपका 87। अच्छा 87 आपका मैथ है, इसको आप बनाइएगा। 87 हो गया, 89, 88 हो गया, 89 हो गया और 90 हो गया। ये आपका मैथ हो गया। और हम मैथ को छोड़ते हुए हम आगे चलते हैं 93 पर। ठीक है, 93 पे हम आते हैं। चलिए, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है, बताइए। शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है। देखिए, शेर शाह पटना का नया निर्माण किया था, है ना, पटना बसाया था शेर शाह। और इसका वर्णन किस में मिलता है ये पूछा गया है। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो मिलता है आपका तारीख़ ताऊदी में। किस में मिलता है, तारीख़ ताऊदी में इसका वर्णन मिलता है दोस्तों। ठीक है, शेर शाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन तारीख़ ताऊदी नामक पुस्तक से प्राप्त होता है। देखिए, तारीख़ ताऊदी जो था इसके लेखक कौन थे, तो ये मोहम्मद अब्दुल्ला थे। याद रखिएगा, मोहम्मद, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक, चलिए, तो तारीख़ ताऊद मोहम्मद अब्दुल्ला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार का अंतिम अफगान शासक, बताइए। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था दोस्तों। इब्राहिम लोदी था, या फिर इब्राहिम शासूर था, या सुलेमान करारानी था, या दाऊद खां कर्रानी था। 94 का क्या होगा, 94 का क्या होगा, अंतिम अफगान शासक बिहार का। चलिए, तो आंसर हो जाएगा दाऊद खां कर्रानी। क्या हो जाएगा, दाऊद खां कर्रानी था आपका अंतिम अफगान शासक। और ये जो बिहार में शासन किया था ये 1572 से लेकर के 76 तक। ठीक है, 1572 से 76 तक ये बिहार में शासन किया था। नेक्स्ट है आपका 95 नंबर। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ। बिहार के 1974 के छात्र आंदोलन का नाम संपूर्ण क्रांति किसने दिया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था, आपको पता है, और उसका नाम था आपको संपूर्ण क्रांति। ये क्वेश्चन तो पिछले बार भी आया था लगता है। और वो नाम कौन दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। ये तो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ना। तो आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ये भी पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति कब हुआ था, तो 1974 में हुआ था। किसके द्वारा शुरुआत किया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा, बिहार के पटना गांधी मैदान से आपका। तो 95 हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, अगला है आपका 96 नंबर। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर के किस तरह का वन प्रदेश है दोस्तों। भीम बांध अभ्यारण्य, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि भीम बांध अभ्यारण्य है कहाँ, तो मुंगेर में है। ठीक है, और ये किस तरह का वन प्रदेश है, और ये किस तरह का है, आर्द्र है, शुष्क है, सदाबहार है, या शंकुधारी है। देखिए, बिहार में जितने भी आपको जंगल मिलेगा आपको, वो आपको पतझड़ वन ही देखने को मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा, तो शुष्क पतझड़ वन ही मिलेगा। तो इसका भी जो आंसर होने वाला है वो शुष्क पतझड़ वन होने वाला है। बिहार में सदाबहार तो मिलेगा नहीं, आर्द्र भी पतझड़ नहीं मिलेगा, शंकुधारी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि शंकुधारी तो मिलता है आपको पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ बर्फीले क्षेत्र होता है। सदाबहार कहाँ मिलेगा दोस्तों, तो सदाबहार वहीं मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्षा होगा। ठीक है, तो सदाबहार कहाँ पर ही है, तो जैसे केरल वाला क्षेत्र में आपको चले जाइए, है ना, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, नीलगिरी वाला क्षेत्र, या फिर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट में, जैसे मेघालय है, मणिपुर है ना, मिजोरम है, त्रिपुरा है, तो वहाँ वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा आपको सदाबहार वन। शंकुधारी हम कहाँ बताएं, जैसे कि आपको हिमाचल प्रदेश चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, पर्वतीय इलाका में चले जाइए जहाँ पर बर्फबारी होती है, तो वहाँ पर शंकुधारी वन देखने को मिलेगा आपको। आर्द्र पतझड़ वन कहाँ मिलेगा, तो जहाँ आर्द्र पतझड़ वन मिलेगा वहीं पर जहाँ पे थोड़ा सा वर्षा ज़्यादा हो, शुष्क से ज़्यादा वर्षा कहाँ पर हो, आर्द्र में हो। नाम ही इसको आर्द्र, मतलब यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा होता होगा, इसलिए यहाँ पर क्या है, आर्द्रता है। शुष्क मतलब क्या हुआ, ये सूखा हुआ क्षेत्र, जैसे कि आपको बिहार हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, है ना, आपको एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, ये सब में आ जाएगा आपको शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर।
नेक्स्ट है आपका 97 नंबर, कह रहा है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है। जी हाँ, बिहार यूपी की संयुक्त एक सिंचाई परियोजना है, उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। तो नया नाम हो जाएगा आपका दोस्तों गंडक परियोजना। गंडक परियोजना नाम ही है, तो ये किस नदी पर बनाया होगा, तो ये गंडक नदी पर बना होगा आपका। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था आपका 1959 में। ठीक है, कब हुआ था, 1959 में इसका निर्माण हुआ था। ये जो परियोजना है दोस्तों, ये संयुक्त परियोजना है बिहार और यूपी की। ठीक है, इस परियोजना से बिहार के बहुत सारे जिलों को इससे लाभ होता है, जैसे कि बिहार के चंपारण हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इन सभी जिलों को इससे काफ़ी लाभ होता है। और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे जिलों को इससे काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, अगला सवाल है आपका 98 नंबर, कह रहा है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर कौन सी है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार की सबसे प्राचीन नहर। तो बिहार की सबसे प्राचीन नहर जो है दोस्तों वो है आपका सोन नहर। क्या हो जाएगा आपका 98 का हो जाएगा आपको सोन नहर, जो है आपका बिहार की सबसे प्राचीन नहर है। देखिए सोन नहर जो है ना, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो सोन नदी अभी आपको बताएं मध्य प्रदेश से आती है, आपको अमरकंटक से। ठीक है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और ये आपको बिहार में आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक, चलिए, सोन नहर का जो निर्माण करवाया गया था, ये जो निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो 1853 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1853 ईस्वी में अंग्रेज अफसर था, उसका नाम था कर्नल D.H. डिकेंस। कर्नल D.H. डिकेंस के द्वारा 1853 में इसका निर्माण करवाया गया था। सोन नहर से किस किस जिले को फायदा है ना, बिहार में किस जिले को फायदा है, जैसे रोहतास है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, पटना है, अरवल है, गया है, तो इन सभी जिलों को इससे काफ़ी फायदा होता है। ठीक है, सोन नहर से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 99 नंबर, का रहा है कि पृथ्वी पर सबसे गहरा पृष्ठ गर्त कौन सा है। जी हाँ, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर सबसे गहरा भाग कह रहा है ना, सरफेस मतलब सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा है, तो उसका नाम है दोस्तों, उसका नाम है मेरियाना खाई। मेरियाना खाई जो है ये कहाँ है, तो ये है आपको प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा कहाँ है, तो ये प्रशांत महासागर में है। और इसकी गहराई भी पूछा जाता है, तो 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। सोच रहे हैं ना, हमारा जो हिमालय पर्वत है, हिमालय की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर, यानी हिमालय से भी ज़्यादा गहरा है ये समुद्र में, प्रशांत महासागर में 11 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछ लिए जाए तो 11,022 मीटर। ठीक है, 11,022 मीटर इसकी गहराई है। इसे चैलेंजर गर्त भी कहा जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या, तो चैलेंजर गर्त। ठीक है, इसको चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रशांत महासागर में कहाँ पर ही है, तो गुआम द्वीप के पास है, याद रखिएगा गुआम द्वीप। ठीक है, गुआम द्वीप के पास ये स्थित है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 100 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। देखिए मंजूषा चित्र के बारे में ना हमेशा बीपीएससी में पूछा जाता है, बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है हमेशा मंजूषा चित्र के बारे में। ठीक है, पटना कलम के बारे में। तो मंजूषा जो चित्र है दोस्तों ये किस क्षेत्र से लोकप्रिय है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंग क्षेत्र से लोकप्रिय है। ठीक है, अंग क्षेत्र में इसके मतलब कि वहाँ ये चित्रकारी किया जाता है, मंजूषा चित्रकला शैली। ठीक है, इस चित्र में क्या होता है ना कि हाथी, घोड़ा, नृत्य की, बोधिसत्व और जंभला को प्रमुखता से इसमें दिखाया जाता है। ठीक है, इस चित्रकला शैली में। तो ये हो गया आज का 100 प्रश्न आपका कंप्लीट, नीचे आपको आंसर दे दिया गया है। और देखिए एक चीज़ आज से शुरुआत किया जा रहा है, क्योंकि सभी लोग आते हैं, पढ़ते हैं, चले जाते हैं, है ना। मैं कल एक बताया था कि जो लोग अगर सहयोग करते हैं, जो खास करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक है, क्योंकि आप लोग तो बेरोजगार है नहीं, आप सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई भी फी निर्धारित नहीं किया गया है। अब क्लास का बिल्कुल फ्री क्लास चल रहा है और हमेशा इसी प्रकार से क्लास चलते ही रहेगा। देखिए इसीलिए जो भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक है इनके लिए एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, ये आपको नंबर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको फी नहीं रखा गया, बिल्कुल फ्री क्लास है, लेकिन आपसे एक सहयोग राशि लिया जा रहा है ताकि ये क्लास को निरंतर रखा जा सके। ठीक है, एक क्लास को निरंतर रखा जा सके, आप सभी के लिए पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा सके, आप सभी के लिए अलग से नोट्स प्रोवाइड कराया जा सके, इसीलिए आपसे एक सहयोग लिया जा रहा है। और सहयोग इसलिए लिया जा रहा है ताकि आप सभी को आगे पढ़ाई जारी रख सके। और डिजिटल बोर्ड पर मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करूँ, तो बस आप सभी से एक सहयोग चाहिए। आप सभी जितना भी चाहें, जो भी चाहिए, आप कुछ सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों ये नीचे आपको फ़ोन पे या गूगल पे दिया गया है, आप सभी इस पे सहयोग कर सकते हैं। जो भी सहयोग कीजिएगा
वो अपना स्क्रीनशॉट ले करके हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा। और जो सहयोग करेंगे, एक शर्त है, उन्हीं को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। जी हाँ, जो सहयोग करेंगे, जो भी अभ्यर्थी सहयोग करेंगे, उन्हीं को ये व्हाट्सएप नंबर जो है आपका 7857824310, उन्हीं को ये व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और उनके लिए अलग से PDF और नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, क्योंकि सहयोग करेंगे तो उनको भी थोड़ा सा होना चाहिए भाई कि हमको थोड़ा सा कुछ अलग मिले, कुछ हमें थोड़ा सा ज़्यादा विशेष मिले। पढ़ाई तो सब कर सकते हैं ना, पढ़ाई तो सबको करिएगा, वीडियो सबके लिए फ्री है, लेकिन जो सहयोग करेंगे उन्हीं को PDF और नोट्स व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो लोग भी सहयोग करते हैं तभी उनको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और देखिए, सहयोग आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि आपको जितना मन करे आप सहयोग कर सकते हैं। सहयोग का मतलब सहयोग होता है बस, ठीक है, ताकि मैं इस पढ़ाई को आगे जारी रख सकूं, इस क्लास को आगे जारी रख सकूं, क्योंकि इस PDF बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, ठीक है, तैयार करने में काफ़ी मेहनत लगता है, दिन भर लग जाता है एक वीडियो तैयार करने में। तो बस इसका मेहनत आपसे मांग रहे हैं, और आप लोग बेरोजगार नहीं, आप लोग दे सकते हैं, इसीलिए आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, चलिए, और जैसा हो आप लोग बताइएगा। ये सीटेट का क्लास है दोस्तों, सोशल साइंस का आपका क्लास चल रहा है, मात्र अभी 251 रुपया इसका चार्ज है। जो लोग एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं, और ये 15 तारीख तक है, इसके बाद आपका फ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये रहा आज का टेस्ट नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, इसी पे आप सहयोग करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट को। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए यहाँ पर आपको लिंक मिलते रहेगा, जो भी क्लास होगा उसका लिंक आपको टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज कीजिएगा, इस पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास, कैसा लगा आप लोग बताइएगा नीचे कमेंट करके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपके जितने भी सगे संबंधी उनको शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा इनसे फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए, क्लास आपके सभी के लिए बिल्कुल फ्री ही रहेगा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो लोग अगर सहयोग करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग जरूर से जरूर सहयोग करें, ताकि ये क्लास को मैं आगे रेगुलर रख सकूँ। ठीक है, चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।